नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो हमने घटना सार शुरू की थी, उसमें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी राष्ट्रीय घटना तो हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रमों की अर्धवार्षिकी है ये। तो देखिए, इसमें हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें होंगी, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और मेंस के लिए आप इसी से निकाल सकते हैं, इसी डेटा का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो सब देखेंगे। और साथ ही देखिए, जहाँ मैप का उपयोग होगा, वहाँ मैप की लोकेशन भी देखेंगे, क्या-क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, आपको तरीका भी यहाँ से समझ आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है करंट अफेयर को, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मैगज़ीन होती है घटनासार। सीधे-सीधे आपको प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जो भी इस बीच में परीक्षा होने वाली है, चाहे उत्तराखंड या बीपीएससी, सब में इंपॉर्टेंट ये मैगज़ीन है। तो बहुत बढ़िया रोल निभाती है ये, इसको मिस मत करिए। लास्ट में जो भी घटना चक्र आएगी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैप वगैरह का सबका उपयोग किया गया है, तो वो देखेंगे आगे। तो देखिए, 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है ये? तो ये इटली के, ये 13 जून से 15 जून के बीच में हुआ है। इटली के अपूलिया जो शहर है, अपूलिया के फसानो शहर में, बोर्गो इग्नाजिया में हुआ है ये, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। इटली की अध्यक्षता में हुआ है, तो ये ज़्यादा आपको पता ही है कि इटली में हुआ है, तो अध्यक्षता वही करेगा। तो देखिए, इसमें क्या हुआ है, और इसमें देखिए जो ये होता है आउटरीच सत्र था ये। इसमें क्या होता है कि G7 के सदस्य देश और आमंत्रित गैर सदस्य देश तथा संगठन हिस्सा लेते हैं, उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। तो भारत सहित 12 देशों और संगठनों को आमंत्रित किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है। G7 इस इनको हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। G7 समिट 2024 के प्रमुख बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें देखिए, G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी PGII की महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देने का फैसला इसमें किया गया है। तो इस पहल की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका और G7 सहयोगियों द्वारा 2022 में 48वां जो G7 हुआ था उसमें इसकी की गई थी शुरुआत। तो उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा संबंधी जो कमियां हैं उनको दूर करना है। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य ये भी है इसमें कि आधारभूत जो संरचना इसमें कराई जाएगी विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में, 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की गई है। और देखिए, आईमैक जो कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, इसको समर्थन और प्रोत्साहन इसमें दिया गया है आईमैक को। तो इसे भी हम लोग मैप पे देखेंगे आईमैक को, तो इसकी प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त की गई है, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए, और देखिए इसका सितंबर 2023 में नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें इस पर हस्ताक्षर हुए थे आईमैक पे। आगे देखते हैं, आगे और चीज़ें हैं कुछ। तो देखिए, ये है PGII जो है, जो आपका आईमैक है वो इसी का हिस्सा है PGII का। तो ये याद रखना है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है, जो आईमैक है, ये रेल मार्ग और शिप टू रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग, ये इसमें ये शामिल है। इसमें 2 गलियारे शामिल हैं। एक पूर्वी गलियारा है जो भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है, दूसरा गलियारा है उत्तरी गलियारा जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसमें आईमैक गलियारे में एक विद्युत केबल और एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल शामिल होंगे इसमें, ठीक है। हस्ताक्षर करता आईमैक पे देखिए ये है भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये है। अब देखिए, आधारभूत अवसंरचनाओं परियोजनाओं को समर्थन इसमें दिया गया, इस पे हुआ है। जैसे लोबेटो कॉरिडोर अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित है, उस बंदरगाह शहर है ये, उसको कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया तक ये विस्तृत है लोबेटो। और लूजोन कॉरिडोर, ये फिलीपींस पे लूजोन द्वीप है, उस पर ये रणनीतिक और आर्थिक अवसंरचना गलियारा है। लूजोन को जानते ही होंगे, फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। मिडिल कॉरिडोर, ये क्या है? ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग है ना। तो ये यूरोप एशिया को क्या करता है, जोड़ने वाला एक प्रमुख नेटवर्क है। अब देखिए, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लिया गया इसमें। ये अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और मृदा अपरदन की रोकथाम के उद्देश्य से शुरू की गई एक परियोजना है, इसका समर्थन व्यक्त किया गया है। तो अब इसमें इंपोर्टेंट देखिए क्या हो जाता है, ये जो साहिल क्षेत्र है ये आपको पता होना चाहिए साहिल क्षेत्र के बारे में। ये वाला जो है साहिल क्षेत्र, ये आपको मालूम होना चाहिए उस पर, है ना। तो इसे अभी देखते हैं हम लोग। और ग्रेट ग्रीन वॉल इसी के लिए कार्य कर रहा है। यूक्रेन को असाधारण राजस्व त्वरण ऋण दिया गया है इनके द्वारा, तो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की यहाँ सहायता की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें G7 नेताओं ने अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल निम्न आय देशों वाले जो देश हैं उनको देने का निर्णय लिया है इसमें। और देखिए, प्रधानमंत्री इटली की कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ये इन्होंने ही इसकी जो है ये दक्षिण के जो वैश्विक दक्षिण को शामिल करने का प्रयास इन्होंने किया है, ठीक है। और G7 में देखिए AI जैसे जोखिमों को भी प्रकाश डाला है। तो अब जो भी था इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब इसके लिए हम लोग मैप देख लेते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है मैप। अब इसमें देखिए, एक तो इटली की लोकेशन देख लीजिए, ये इटली है आपका। और देखिए, इटली के इधर देखेंगे पूरब में तो एड्रियोटिक सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ इसी के ऊपर देखिए गल्फ ऑफ वेनिस है, ये आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ वेनिस हो गया ये, और इधर ये हो गया एड्रियोटिक सी। इधर देखिए लिगुरियन सी है, क्या है? लिगुरियन सी इधर है, ये पश्चिम में, ठीक है। ये पूरा ही
ये आपको पते होनी चाहिए, ये छोटे छोटे सागर हैं, ये आपसे पूछ लेता है। इधर है ट्रेनियन सी, ये भी पश्चिम में है लेकिन पश्चिम दक्षिण में है ये, ठीक है। ये पश्चिम में देखेंगे आप, उत्तर पश्चिम में। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखिए गल्फ ऑफ टोरंटो, क्या नाम है, गल्फ ऑफ टोरंटो इधर है। ये पूरा ही देखिए मेडिटेरियन सी में आता है, और ये मेडिटेरियन सी के ये छोटे छोटे सी हैं, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, गल्फ ऑफ टोरंटो। और देखिए ये है स्टेट ऑफ सिसिली, यहाँ आयोनियन सी है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोकेशन देख लीजिए इसमें इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सिसिली आइलैंड है, तो ये भी देख सकते हैं। तो साथ साथ में इस तरीके से आपको मैपिंग करनी है। आगे देखते हैं, देखिए साहिल रीजन की बात हुई थी, तो साहिल रीजन ये है आपका, अफ्रीका का मैप है ये, तो इसको देख लीजिए। साहिल रीजन ये है, तो ये साहिल रीजन यहाँ से शुरू होता है आपका सेनेगल से। सेनेगल से ये देखिए मोरिटानिया, माली और बुर्किना फासो, नाइजर और नाइजीरिया, चाड और सूडान, यानी सूडान और इरिट्रिया तक ये विस्तृत है। कहाँ से, सेनेगल से इरिट्रिया तक। और ये देखिए एक और मैप इसका देख लेते हैं हम लोग, और आपको ये समझ आ जाएगा। ये है साहिल रीजन आपका अफ्रीका में। ये आपका देखिए ये सहारा है, सहारा के नीचे ये साहिल रीजन, ठीक है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इस पे जो हमने अभी देखा था वही है। ये साहिल क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ये सहारा और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय सवाना के बीच में एक अर्धशुष्क क्षेत्र है ये क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर सेनेगल से लेकर सूडान और इरिट्रिया तक ये फैला हुआ है। प्रमुख विशेषताएं, चुनौतियां देखिए क्या क्या है इसमें। तो ये फैलाव देख लिया हमने, कौन कौन से देश आते हैं ये भी देख लिया हमने। जलवायु और पर्यावरण कैसा है यहाँ का, तो अर्धशुष्क जलवायु है, और साल भर वर्षा बहुत कम होती है। गर्मियों में क्या होता है, तेज़ गर्मी और सूखे का मौसम होता है यहाँ पे। और साथ ही इस क्षेत्र में वनस्पति मुख्यतः घास के मैदान और क्षेत्रीय झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं यहाँ पे। और साहिल क्षेत्र में देखिए कृषि और पशुपालन आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ की प्रमुख, और कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। सूखे की समस्या है तो खाद्यान्न की कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें चुनौतियाँ क्या है, जलवायु क्षेत्र में देखिए साहिल क्षेत्र जो है परिवर्तन के कारण सूखे और अनिश्चित वर्षा पैटर्न से प्रभावित रहता है ये। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आतंकवाद और अस्थिरता भी है, यानी प्रवासन की भी समस्या है। सूखे और संघर्ष के कारण लोग अपना घर छोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्या यहाँ की है। और इसी के लिए देखिए ये है जो हमने अभी देखी थी ऊपर, ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसका उद्देश्य सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और साहिल क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाना इसका उद्देश्य है। किसका, ग्रेट ग्रीन वॉल का उद्देश्य है। तो कहाँ चलाई जा रही है ग्रेट ग्रीन वॉल, आपके इसी रीजन में चलाई जा रही है, ये वाले साहिल रीजन में ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है जो हरित आवरण को बढ़ाएगी, ये परियोजना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, साहिल रीजन में चलाई जा रही है इसके मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए। ये मरुस्थल इधर ना बढ़े जो सहारा रेगिस्तान है, इसको रोकने के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या था, वो हमने देख लिया। अब आगे जैसे ही आएगा तो आगे भी मैप हम लोग देख लेंगे इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये और देखा था हमने, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक देखिए भारत से शुरू होता है ये। यहाँ से दो देखिए रूट है, मुंबई से है और एक ये मुद्रा गुजरात से, मुद्रा पोर्ट है जो गुजरात से इधर जाती है। ये देखिए जैबेल अली है ये पोर्ट यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ये आता है इधर सऊदी अरब साइड में, है ना। ये पोर्ट है आपका अल गुवैत, ठीक है। और फिर सऊदी अरब में ही चलता है ये, है ना। ये यहाँ से रियाद होते हुए इजराइल के हाफा तक, और ये यहाँ से ये इसका फिर आगे ये मेडिटेरियन सी से होके यूरोप से पहुँच जाता है, ये आगे यूरोप तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये यहीं तक है। तो ये था आपका क्या, ये यहाँ तक देखिए ये रेल रूट है, और ये क्या है, सी रूट है, ये वाला सी रूट है, और ये तो रेल रूट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ये है आपका आईमैक। आगे देखते हैं, चलिए आगे है। अब इसमें देखिए दूसरा ये परमाणु हथियारों पर ये सिपरी की रिपोर्ट आई है, इसको देख लेते हैं। हालांकि इस पर प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि इस तरीके के आयोग ने प्रश्न बनाना तो बंद कर दिए हैं। हो सकता है आप मेंस में यूज़ कर लें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका फुल फॉर्म। ये देखिए क्या है, ये जो परमाणु हथियारों या आदि से संबंधित देखिए ये कितना क्या वृद्धि दिखाती है और कमी कहाँ हुई है, और यह आयात निर्यात दिखाती है हथियारों का, ठीक है। तो इसमें देखिए इसने बताया है कि पिछले 9 परमाणु सक्षम राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से पिछले 5 वर्षों में परमाणु शस्त्रागारों में अपने निवेश का 33% की वृद्धि की है इसमें। और सबसे ज़्यादा वृद्धि अमेरिका में हुई है, 51 बिलियन डॉलर का व्यय हुआ है, जो कि वैश्विक वृद्धि का 80% है। फिर इसके बाद चीन आता है, फिर इसके बाद रूस है, फिर यूके है, इन्होंने वृद्धि की है। परमाणु हथियारों को देखिए समाप्त करने के लिए एक संधि है, क्या है, आईकैन, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इसकी देखिए स्थापना 2007 में हुई है। तो ये भी स्थापना आईकैन के बारे में जानते रहिए। तो इन देशों ने पिछले क्या किया है, इसने बताया कि पिछले 1 साल में अकेले परमाणु क्षमताओं के लिए 91 बिलियन का आवंटन किया है ना। तो इसमें वृद्धि दिखाई गई है, इसी को इसने बताया गया है सिपरी ने। और इसमें देखिए हालांकि इसमें देखिए कमी दर्ज हुई है संख्या में, परमाणु हथियारों की कुल संख्या है वो 12,512 से घट के 12,121 रह गई है।
ये चीज़ें इसने बताई हैं। और बाकी देखिए आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ज़्यादा। अब ये देख लीजिए जो परमाणु वारहेड सैन्य भंडार में जनवरी 2024 में कौन किसके पास कितने हथियार थे वो देख लीजिए। रूस में सबसे ज़्यादा है 5580, फिर अमेरिका में, फिर चीन, फिर फ्रांस, और भारत देखिए इनके बाद आता है, यानी छठे नंबर पे है भारत, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान है। आगे देखते हैं, आगे है यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और भी इसने एक दो कानून आगे मिलेंगे आपको। प्रकृति बहाली की कानून को किसने दिया है, तो यूरोपीय संघ ने, बहुत चर्चित है ये। तो ये संरक्षण कानून 17 जून को 2024 को मंजूरी दी गई है। तो ये 20 यूरोपीय संघ हैं इसमें पक्ष में, सदस्य 2 हैं, इन्होंने मतदान किया पक्ष में, और ये 66% आबादी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, जो भी देखिए इसमें बोला गया है कि 2030 तक ब्लॉक के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने और 2050 तक बहाली की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इससे आप पूछ सकता है कि किसने इस तरीके का कानून पास किया है। उद्देश्य इसका क्या है, यूरोप के प्राकृतिक आवासों की गिरावट को रोकना, ठीक है। इसका विशिष्ट लक्ष्य है कि CO2 उत्सर्जन को सोख सकते हैं, ये जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसने ये बताया है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसने 2023 तक नए कानून के अंतर्गत आने वाले कम से कम 30% आवासों को खराब से अच्छी स्थिति में लाना होगा, ये बात बोली है इसने, ठीक है। और बाकी देखिए ये भी बताया कि 80% ऐसे आवास खराब स्थिति में। इसके अलावा देखिए 10% मधुमक्खी और तितली प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे, साथ ही 70% मिट्टी जो है वो अस्वस्थ अवस्था में है। आगे देखिए UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के लिए खासकर ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, मेंस के लिए। प्री में तो देखिए पूछने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ प्री में आपसे सीधे SDG गोल देखेंगे कि पिछली बार SDG पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ये जान लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हो या मेंस। और खासकर ये आर्टिकल आपका मेंस से संबंधित है, मेंस का यहाँ बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा, और प्री में जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और भी इसके 12 जो वो 17 गोल हैं उनको हम अलग से देखेंगे। तो देखिए जून 2024 में SDSN संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है, ये 9वां संस्करण है। 2015 में क्या हुआ था, इसने ये भी बताया, देखिए इसके अनुसार पर्यावरण, स्वास्थ्य और भूख के जो SDG में दुनिया पिछड़ रही है, इसमें ये इसने बताया है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं। और इसमें भारत के बारे में भी आंकड़े दिए गए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है कि UN द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2015 में देखिए ये सतत विकास लक्ष्य लाए थे, 2030 तक लक्ष्य रखा गया था इनकी प्राप्ति का। तो 17 लक्ष्य थे, ठीक है, 169 इसमें उपलक्ष्य जो होते हैं वो थे। तो देखिए इसमें बोला गया है कि SDG जैसे गरीबी में कमी, भूख उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण को प्राप्त करने में दुनिया काफ़ी पीछे है। और रिपोर्ट के अनुसार 17 जो SDG हैं उनमें से कोई भी 2030 तक हासिल करने के ट्रैक पर नहीं है, कोई भी देश हासिल करने के ट्रैक पर नहीं है, ये आप डाल सकते हैं मेंस में। और इस बात पे प्रकाश डाला गया कि वैश्विक स्तर पर औसतन केवल 16%, औसतन जान लीजिए केवल 16% लक्ष्य 2030 तक पूरे होने की राह में है। बाकी शेष जो 84% SDG लक्ष्यों की प्रगति में उलटफेर दिख रहा है यहाँ पे। और वैश्विक स्तर पर देखेंगे 2015 में 5 SDG लक्ष्य जिन पर अधिकतम देशों ने प्रगति से विपरीत प्रदर्शन किया है, उनमें देखिए मोटापा दर है, SDG 2 के तहत आता है। ये प्रेस स्वतंत्रता है, SDG 16 के तहत आता है। लाल सूची सूचकांक है, SDG 15 के तहत आता है। स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन SDG 2 के तहत आता है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 2 के तहत आता है। ये सब शामिल है इसमें। तो ये मेंस के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नोट कर लीजिए। मेंस में जो भी आपको समस्या होती है वो सब यहीं से आपको सीधा सीधा देखिए 2023 में आपसे पूछा भी गया है। 23 में भी प्रश्न पूछा गया है कि SDG लक्ष्यों के बारे में कि क्या प्रगति है भारत की, वो आपको दिखाना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2020 में SDG की प्रगति स्थिर रही है। विशेष रूप से कुछ SDG लक्ष्य ऐसे हैं जैसे शून्य भुखमरी SDG 2 के तहत आता है, जो संधारणीय शहर और समुदाय SDG 11, पानी के नीचे जीवन SDG 14, जमीन पर जीवन SDG 15, शांति और न्याय और मजबूत संस्थान SDG 16। ये ट्रैक से उतर चुके हैं, ये वाले लक्ष्य ना, ये ट्रैक से उतर चुके हैं। इनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए और मेंस का जो भी नोट्स बनाया है करंट का उसमें ऐड कर लीजिए इनको। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने वर्तमान चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा यानी SDG 3 को इसने बहुत प्रभावित किया है। और देखिए इसने पाया है कि नॉर्डिक देश SDG की उपलब्धि में अग्रणी बने हुए हैं। बाकी ब्रिक्स देशों में मजबूत प्रगति दिख रही है, जबकि गरीब और कमजोर देश इसमें पिछड़े हुए हैं। 2024 SDG सूचकांक 24 वाले में इसके आधार पे देखिए क्या बोला, इसमें 193 देशों को शामिल किया गया है और इसमें प्रगति का आकलन किया है। तो प्रगति में सबसे ऊपर जो है फिनलैंड है। अब ये आपको प्री में आपसे पूछ सकता है, प्री में ये पूछ सकता है, 17 SDG के क्रम आपको मैच करने के लिए दे सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे अभी से याद कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें भारत की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, जैसे फिनलैंड टॉप पे, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, ठीक है। और भारत की रैंक क्या है इसमें, 109वीं है भारत की रैंक, ये आपको याद कर लेनी है। कौन सी है, 109वीं रैंक है ये, ठीक है। तो ये आप याद करते रहिए। आगे देखते हैं, इसमें ये भी बताया है कि ये भी आप पढ़ SDG 4, हालांकि ये 6 या मेंस का ये पूरा जितना ये दिया है
ये इसने बोला, ये 3 देश दिए हैं, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, ये सबसे नीचे है, ये वाले देख सकते हैं, ये दिया गया है। दक्षिणी सूडान सबसे नीचे है, फिर केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है। अब आगे देखते हैं, आगे है इसमें, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए आपका खासकर, खाद्य और भूमि प्रणालियों से संबंधित एसडीजी लक्ष्य विशेष रूप से ट्रैक से उतर गए। इसमें कहा गया कि 2030 तक दुनिया भर में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित रहेंगे। साथ ही जो है हर वर्ष वैश्विक स्तर पर मोटापा भी साथ ही बढ़ेगा और कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ेगा, इसने ये भी बोला है। एसडीआर ने स्थायी खाद्य और भूमि प्रणालियों का समर्थन करने के लिए नया खाद्य, कृषि और जैव विविधता, भूमि उपयोग और ऊर्जा मार्ग जो है इसका प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए, 22 देशों के 80 से अधिक स्थानीय शोधकर्ताओं को एक साथ लाना, ताकि यह जांच कर सके 2030 और 50 तक खाद्य सुरक्षा और ये सब 16 लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये इसमें था, ये मेंस के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आपका पूछा ही जाता है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ है, ये स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉस रिसोर्ट में। ठीक है, तो ये 80 देशों ने इसमें भाग लिया, 100 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे इसमें। और देखिए भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इन्होंने संयुक्त जो दस्तावेज था इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो बस इसमें इतना जानते रहिए कि ये इसमें पुतिन को आमंत्रित नहीं किया गया था, रूस के राष्ट्रपति को। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, जगह याद करते रहिए। इसमें भी देखिए एक ही पॉइंट है, मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है क्लाउडिया शीनबाम। क्या नाम है? क्लाउडिया शीनबाम। और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। आगे देखते हैं, आगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 19 जून को ये जारी किया गया है। तो ये आप देख लीजिए, 19 जून को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 120 देशों पर आधारित है ये। और इसमें ऊर्जा संक्रमण क्या होता है, तो देखिए ये आपके मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परिभाषा या कहीं भी डालना हो तो डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश या समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला है, तेल है और गैस है से नवाचारी और हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा की ओर बढ़ता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा संक्रमण। इसमें 120 देश शामिल थे, भारत की 63वीं रैंक है इसमें। तो रैंक याद रखिएगा, भारत की कितनी है? 63वीं। पिछले वर्ष 67वीं थी, तो अब इसमें प्रोग्रेस किया है भारत ने। ठीक है, और भारत ने ऊर्जा इक्विटी, सुरक्षा और स्थिरता में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक, इसमें ये बताया गया। और WEF ने भी स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में भारत की प्रगति की प्रशंसा की है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता में का 42% ये हिस्सा है। और दुनिया विश्व में क्या है? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन गया भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट निकाल लेने प्री के लिए, और मेंस में भी ये काम आएंगे आपके। 2024 की वैश्विक ये वाले सूचकांक में पहले की तरह यूरोपीय देशों का आधिपत्य रहा है। स्वीडन फिर से टॉप पे आ गया है, उसके बाद डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई, टॉप पे है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। शीर्ष से देखिए 1 2 3 याद कर लीजिए, इतना काफ़ी होता है। और इसमें बोला है, और आपके लिए इसमें देख सकते हैं ये कि भारत से बेहतर स्थिति में ब्राज़ील है, चीन है, तो ये और बाकी सब पीछे है इसमें। ठीक, तो अब अगला है वैश्विक शांति सूचकांक। ये IEP के द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 11 जून को जारी किया गया। 163 देशों या क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें देखिए 2024 में बोला गया है कि वैश्विक शांति का औसतन स्तर 0.56% की कमी आई है वैश्विक शांति के स्तर में। तो ये गिरावट लगातार 5वां वर्ष है ये शांति की गिरावट में। ठीक है, 65 देशों में शांति में सुधार हुआ है, 97 देशों में ये गिरावट हुई है। तो ये सब पॉइंट देखिए मेंस पर्पज से आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आइसलैंड ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है बना हुआ है ये, तो ये आपका प्री में पूछा जा सकता है। और देखिए क्या है वो हम चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में अच्छे से पता चल जाएगा। भारत का रैंक है 116वां दिया गया है, और आइसलैंड टॉप पे है, आयरलैंड दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे है। तो प्रथम 3 याद कर लीजिए। और भारत का रैंक कितना? 116वां है। भारत से देखिए सबकी बेहतर स्थिति है पड़ोसी देशों की, पाकिस्तान और म्यांमार को छोड़ के सब अच्छी स्थिति में है। और देखिए सबसे नीचे है आपका यमन, यमन की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। थाईलैंड में देखिए समलैंगिक कानून को मान्यता दे दी गई है, तो थाईलैंड को याद रखिए। थाईलैंड का मैप देख लीजिए, थाईलैंड के आसपास क्या क्या है, तो वो आपको काम करना है, बाकी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थाईलैंड कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का देश है ये, तो ये आप देख सकते हैं इसको, बाकी आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस के द्वारा ये जारी किया जाता है। केवल येल सेंटर और कोलंबिया सेंटर याद रखिए, आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। 180 देशों को शामिल किया गया था, इसमें से भारत की 176वीं रैंक है। बहुत नीचे स्तर दिया गया, नीचे की रैंक दी गई है भारत का, बहुत खराब स्थिति है। ठीक है, और देखिए भारत का 2022 में भारत अंतिम स्थान पर था, ये भी याद रखिए। इस बार तब भी थोड़ा सा सुधर गया है, 176वें पे हो गया है। एस्टोनिया वैश्विक स्तर पर, एस्टोनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 59% यानी 59% की कमी लाकर इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद फिनलैंड है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का तीसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक है वो भारत है।
ये भी याद रखिए। इसको वायु गुणवत्ता, अनुमानित उत्सर्जन, जैव विविधता और आवास के मामले में निचले स्थान पर रखा गया है। तो ये आप इसमें कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पॉइंट को। और इसका मुख्य कारण क्या है ईपीआई में पिछड़ने का? भारत का कोयले पर इसकी निर्भरता बताई गई है। ठीक ठीक है, तो ये है जो वायु गुणवत्ता का भी देखिए याद रखिए। वायु गुणवत्ता में भारत इसमें 177वें स्थान पर है और 2025 तक अनुमानित उत्सर्जन में वह 172वें पर स्थान पर हो सकता है। तो वायु का जहां भी प्रश्न आए पेपर 3 में, तो इस वाले पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं भारत की स्थिति को। ठीक है, और देखिए रैंक क्या है भारत की अन्य उसमें, ये जैव विविधता और आवास जंगल में 178वीं है, जंगल में है आपकी, जंगल में है 15वीं रैंक, वायु गुणवत्ता में 177वीं, जलवायु परिवर्तन में 133वीं और भारी धातु में 147वीं। तो ये वाले पॉइंट जो है प्री में तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन मेंस में आप इन पॉइंटों की यूज़ कर सकते हैं। जहां भी आए तो ये डेटा रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए एस्टोनिया टॉप पे है, लग्जमबर्ग है, फिर जर्मनी है। तो ये हो गया पूरा 11 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, छोड़िए इसको। ये देख लीजिए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति में भारत क्या है। तो देखिए भारत से बेहतर स्थिति सबकी है, बस इनको देख लीजिए। ये म्यांमार, पाकिस्तान और वियतनाम, इनकी स्थिति बस खराब है, बाकी की भारत से सबकी बढ़िया स्थिति है। तो ये आप देख सकते हैं, इतना याद रख लीजिए। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट है, ये 2024-23-24 है, 13 मार्च 2024 को यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई थी। ये इसका जो शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, यानी बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना। इस देखिए शीर्षक का उपयोग अब कहीं भी मेंस के पॉइंटों में भी कर सकते हैं, और खासकर देखिए प्री में भी आपसे पूछा जा सकता है ये थीम या शीर्षक किसका है। 193 देशों को शामिल किया गया था इसमें। और ये देखिए 2022 की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें 4 भागों में इसे बांटा जाता है, ये रहने दीजिए आपके लिए, ये नहीं पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है और इसमें नॉर्वे दूसरे पर है, बस 1-2 याद रख लीजिए। और देखिए भारत की स्थिति क्या है, 134वां स्थान मिला है भारत को इस रिपोर्ट में। और इसमें देखिए भारत की जो पिछली थी 2021 में 135 थी, यानी कि इसमें सुधार हुआ है। अभी देखिए पिछले बार ही आपसे प्रश्न पूछा था कि जैसे 134वीं हो गई है तो सुधार हुआ है, तो इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं आपसे, तो पूछ सकता है। 135वीं थी उससे अब 134वीं हो गई है। और भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है इसमें, है ना। तो ये इतना ही था। इसमें देखिए ये आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा में देखिए सुधार दर्ज किया गया है, जो एसडीआई संकेतक हैं। जैसे जीवन प्रत्याशा 67.2 से 67.7 वर्ष हो गई है। शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखिए कितनी हो गई है, पहले 6542 अमेरिकी डॉलर थी, इससे बढ़ के 5951 अमेरिकी डॉलर हो गई है। ये अलग से आप याद रखिए, ये वाला डेटा, वो खासकर मेंस के लिए। लैंगिक असमानता सूचकांक है ये भी इसी में शामिल रहता है। तो इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में देखिए भारत 108वें नंबर पे है लैंगिक असमानता में। तो इसको आप कहीं भी आए, ये पेपर 1 में आए या कहीं भी डालना हो, तो इसको आप कोट कर सकते हैं डेटा को। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्षों में वृद्धि हुई है। पहले देखिए जो प्रति व्यक्ति 12.5 वर्ष पहुंच गया ये स्कूली शिक्षा, है ना। ये देख सकते हैं अलग भारत से किस किस की बेहतर स्थिति है। चीन अच्छी अवस्था में, श्रीलंका ठीक है, और भूटान अच्छी अवस्था में, बांग्लादेश यानी कि नेपाल और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब भारत से अच्छी स्थिति में। इकोसॉक के विभिन्न सहायक निकायों का चुनाव हुआ है, उसमें भारत ने जीत दर्ज की है। इकोसॉक क्या है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद है इकोसॉक। ये 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए 9 अप्रैल 2024 को चुनाव कराए गए थे। उनमें देखिए 2000 इसमें महिलाओं की स्थिति पर आयोग है, इसके लिए चुनाव हुए थे 2025 से 29 तक। और देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसमें चुनाव हुआ है भारत का। तो भारत की जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 तक 5 वर्ष के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव इनका किया गया है ना। ये हटा दीजिए। ये क्या है, ये देखिए 6 प्रमुख अंगों में इकोसॉक जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आदि से संबंधित गतिविधियों से संबंध है। 17 सहायक निकायों के चुनाव में भारत की व्यापक सफलता के लिए ये सब हुआ है। तो ये भारत की जीत दिखाई गई है इसमें। क्वाड के बाद अब स्क्वाड का भी गठन हो गया है अमेरिका के नेतृत्व में, चीन की घेराबंदी के लिए। इसकी घेराबंदी के लिए चीन की, और किस किसने किया ये मिलकर, तो देखिए ये 4 देश हैं, 4 देशों में स्क्वाड का गठन किया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। याद रखिए भारत शामिल नहीं है स्क्वाड में, और क्वाड में भारत शामिल है। ठीक है, इसका एक रणनीतिक संगठन है जिसकी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। ठीक है, आगे देखिए इसमें और कुछ नहीं है। क्वाड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। क्वाड एक विस्तृत है, ये क्षेत्रीय आधार पे ये कार्य करेगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि क्वाड मजबूत है इससे संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें बोला ये है आपका, देखिए विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई में बनाया जा रहा है। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे घोषणा की गई 2024 में, ये बनाया जाएगा। और इसमें फिलहाल कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है। किसने की है, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। तो ये बस आपको याद रखना है, ये पहला है, तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए एआई पे कुछ भी होता है तो इसमें ह्यूमन सेंट्रिक एआई है,
तो ये एआई पे कहीं भी कुछ भी हो, प्रश्न आए पेपर थर्ड में, तो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये हुआ था, देखिए एक चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पेरिस में, उसमें ये लॉन्च हुआ था, इसकी घोषणा इसी में हुई है। तो बाकी आप कहीं भी देख सकते हैं, और खास इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है आपके लिए। टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी हुई है 2024, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए जो बोला गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। एसडीजी की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों के आधार पर तय की जाने वाली रैंकिंग में जो प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले स्थान पर है, ये याद रखना। अब एसडीजी का आप पहले भी देख चुके हैं, और एसडीजी इसमें भी है, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं मेंस के लिए है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पहले स्थान पर है प्री में भी, ठीक है। ये भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी इसमें की थी। 2019 में ये संख्या केवल 3 थी, इस बार 105 है। तो यही बोला गया इसमें, ठीक है। इसमें बोला गया एसडीजी तीसरे लक्ष्य को अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली के क्षेत्र में योगदान के आधार पर 100 संस्थानों में जो मैसूर है, मैसूर स्थित जगत गुरु श्री शिवरात्रि स्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी पहले स्थान पर है, ये याद रखिए, ठीक है। तो देखिए ये अभी से तो नहीं याद होती है, हालांकि मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बाकी प्री के लिए इसे अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत वैसा डेटा हो जाता है, मेंस जब आए आप तैयार कर सकते हैं, हालांकि प्री में आपसे नहीं पूछा जाएगा। लैंगिक समानता सूचकांक 2024, ये विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया गया है। तो ये वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक है। भारत 129वें स्थान पर है, 2 स्थान नीचे खिसक गया है भारत। तो भारत की रैंकिंग क्या है, 129वीं। टॉप पे कौन है, आइसलैंड है, बस इतना याद रखिए। सूडान सबसे लास्ट में है। और देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, देखिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी मेन से संबंधित होगा इंपॉर्टेंट, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को आपको देने की। और इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में देश वैश्विक सूची में 65वां स्थान है भारत का। तो माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में मामले में भारत में अच्छी लैंगिक समानता की प्राप्ति की है, ये भी याद रखिए। तो देखिए गत 50 वर्षों में महिला राज्य व राष्ट्राध्यक्षों की दृष्टि से समानता के मामले में 10वां स्थान है भारत का। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा आप महिलाओं से संबंधित सशक्तिकरण से पूछा ही जाता है, तो इस डेटा को आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने लैंगिक असमानता का 68.5% हिस्सा समाप्त कर लिया है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष और लगेंगे, जो इंसानों की 5 पीढ़ियों के बराबर है। 134 साल और लग जाएंगे हमें इसको प्राप्त करने में, लैंगिक असमानता को, ठीक है। और लैंगिक असमानता में 0.1% की कमी भी देखी गई है। बाकी ये चीज़ें देख सकते हैं, किसका क्या है, ये हटा दी। अगला आइए, बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन हुआ है। ये गठन देखिए कब हुआ है, ये किया गया किस किसके द्वारा, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने इसकी शुरुआत की है 3 जून 2024 को। ये है सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी होती है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, जो हुई थी सैन डिएगो अमेरिका में। तो याद रखिए कहाँ हुई है, सैन डिएगो अमेरिका में। इस पॉइंट को अलग से निकाल लीजिए, फ्री में पूछा जा सकता है। इसी में ये गठन हुआ है इसका, और इससे संबंधित यही है, और इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है फ्री के लिए। 21वां सांग्रीला वार्ता हुई है, ये हमेशा सिंगापुर में ही होती है, सांग्रीला होटल में होती है। तो ये आपके लिए इतना ही, बार बार देखिए ये नहीं पूछा जाता है आपसे, तो आप इतना ही जानते रहिए। और इसमें कोई भी कुछ भी पॉइंट इंपोर्टेंट है नहीं है, ठीक है। इसको हटा सकते हैं आप, पूरा इसको हटा दीजिए। आगे देखते हैं, अगला है स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य की को मान्यता दे दी है। देखिए स्लोवेनिया ने अभी दी है, इससे पहले नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन दे चुके हैं। तो ये स्लोवेनिया ने दी है, ठीक है, ये याद रखना है। इससे पहले नॉर्वे, स्पेन, आइसलैंड दे चुके हैं, अभी स्लोवेनिया ने हाल ही में इसे फिलीपींस को मान्यता दी है। बस इतना है इसमें। ये आप जानिए, नॉर्वे जो है 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। ये मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आपका। तो जो इजराइल राज्य के फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व को स्वीकार करता है। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन नेतृत्व के बीच में क्या 1993 का ऐतिहासिक ओस्लो शांति समझौता हुआ था, जो 2 राज्य समाधान की आवश्यकता को स्वीकार करता है। ये इसमें आप 1993 के समझौते को जरूर डालिएगा, कहीं भी पूछा जाए आपसे, तो हालांकि आपसे तो नहीं पूछा जाएगा ये। अगला है देखिए, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024। ये संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बोला गया है कि गैंडे और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां हैं। बस ये वाला तथ्य आप जान लीजिए, और इसमें कुछ भी आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जो है नहीं पूछा जा रहा है आपसे। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं क्या क्या है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया। तो इसमें देखिए ये क्या है, जो ये है 300 युवा उद्यमी नेता और अग्रणी ये शामिल रहते हैं इसमें। 300 की जगह 30 कर लीजिए। तो इसमें देखिए ये है अक्षित बंसल और राघव अरोरा, ये उद्योग, निर्माण और ऊर्जा से संबंधित है। ये सह संस्थापक हैं स्टैटिक भारत, ये इसी स्टैटिक भारत के सह संस्थापक हैं, और कुछ नहीं है उसमें इंपॉर्टेंट। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी हुई है। ये किसके द्वारा जारी की गई है, वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024। ये हेनले वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से
हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई है। इसमें बोला गया है सबसे ज़्यादा जो जो सबसे न्यूयॉर्क शहर जो है दुनिया का सबसे धनी शहर है ना। और इसमें देखिए मुंबई का स्थान जो है वो मुंबई का 34वां शहर है, 24वें स्थान पर है सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई, है ना। और देखिए दिल्ली है, दिल्ली भी दूसरा भारतीय शहर है जो अरबपतियों के मामले में इतना है। देखिए मुंबई में कितने अरबपति, 58,800 करोड़पति हैं यहाँ पे, और दिल्ली में कितने 30,700 करोड़पति हैं। और दिल्ली 37वें स्थान पर आता है जबकि मुंबई 24वें पर है। और बाकी हटा दीजिए, इसमें आपके काम का नहीं है कुछ भी। न्यूयॉर्क शहर सबसे टॉप पे है ना, बस इसमें ये जानिए। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। और इतना ही आपसे पॉइंट पूछा जाएगा तो कितने टोटल हो गए 32 में। अगर आपको जानना हो तो नाटो के गठन के बारे में आप जान सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके गठन के बारे में आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं है क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा होगा आरओ देते समय। ये विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल पाया गया है। ये है फ्रंटियर इन मरीन साइंस नामक ये जर्नल प्रकाशित होता है, उसमें अध्ययन में बताया गया है कि मैक्सिको के समुद्र विज्ञानियों ने, ये एक टीम थी, उन्होंने ये खोजा है। इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। इसे हम लोग उस पर भी मैप पे देखते हैं कैसे कहाँ ये। अब ये विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। अभी तक के ज्ञात ब्लू होल से ये नीचे, सबसे नीचे गहरे ये सिंक होल है। ये तामजा ब्लू होल जो है मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर चेतुमल खाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। अब देखिए आपको प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा इसमें, पहली तो लोकेशन आपको ये पता होनी चाहिए, चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है और युकाटन प्रायद्वीप कहाँ पर है, बस इतना आप पता कर लीजिए। और तामजा ब्लू होल आपसे नहीं पूछा जाएगा अगर, तो ये आपसे मैचिंग के लिए पूछी जा सकती है, कहाँ पर पड़ती है ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए ये देख सकते हैं मैक्सिको है, क्या है, ये आपका मैक्सिको है। ये मैक्सिको के इधर ये देखेंगे युकाटन पेनिनसुला है, और मैक्सिको गल्फ है, ये मैक्सिको गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। तो ये है युकाटन। अब नीचे देखते हैं इसका जो बताया गया है, ये है आपका जो बताया जा रहा है तामजो ब्लू होल जो है, तामजा ये है युकाटन प्रायद्वीप है ये। और देखिए यहीं पड़ता है आपका चेतुमल की खाड़ी। और देख लेते हैं डिटेल में, ये देखिए ये है आपकी चेतुमल बे यानी चेतुमल की खाड़ी, मैक्सिको ये रहा। और तामजा ब्लू होल ये वाला पॉइंट है आपका, देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका तामजा ब्लू होल है। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और देखिए कुछ हम लोगों ने वो देखे थे एसडीजी गोल्स, उनके बारे में एक बार देख लीजिए कैसे क्या है किसमें। तो ये आपसे प्री में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 जो विकास लक्ष्य हैं उनमें पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भूख की समाप्ति, जीरो हंगर यानी भूख का अंत करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, बेहतर पोषण, सतत कृषि को बढ़ावा देना। तो इनमें देखिए सब वाले जो पॉइंट है उन्हें हम लोग याद नहीं करते, लेकिन ये मेंस में उपयोग कर सकते हैं। मेंस में तो देखिए कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए कोट करिए आप। स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये है चौथे में, ठीक है, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। पांचवा है लैंगिक समानता, कहीं भी आए एसडीजी 5 को कोट करिए लैंगिक समानता के लिए। ये आप एसडीजी 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां है सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा, क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन ऊर्जा ये। और देखिए 8वां है योग्य कार्य और आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बोला गया है कि सतत समावेशी और सतत आर्थिक विकास, सभी के लिए पूर्ण उत्पादक रोजगार और योग्य कार्य सुनिश्चित करना। 9वां है उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचना यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 में दिया गया है। असमानताओं में कमी 10 में दिया गया है, देश के भीतर और बीच की असमानता को कम करना। 11 में एसडीजी में दिया गया सतत शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यानी शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला तथा सतत बनाना बोला गया 11 में। 12 में है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन यानी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और 13 में है जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। चौथा है जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, महासागरों, समुद्री संसाधनों का उपयोग, ये सब बोला गया। 15 में है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जीवन, है ना, ये जंगल भूमि का सतत उपयोग, इस तरीके से जैव विविधता की सुरक्षा। तो ये सब याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है, 15 में दिए गए। 16 में है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, है ना, यानी समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेह संस्थानों का निर्माण करना। ये इसमें है। एसडीजी लक्ष्य का पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए मेंस के लिए, और प्री में भी सारे याद होने चाहिए। लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, ये 17 में दिया गया है। तो ये हैं सारे एसडीजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखिए ये हमने लोकेशन देख ली इसकी, अब बचेगा इसमें यही चीज़ है बस। पहले देखिए दक्षिणी चीन सागर में जो था संसा योंगले ब्लू होल था जो सबसे गहरा था, जिसे ड्रैगन होल भी बोला जाता था। अब कौन सा हो गया, अब ये वाला जो चेतुमल खाड़ी में स्थित है तामजा ब्लू होल हो चुका है। आगे देखिए प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा हुई है मार्च में, 22-23 मार्च को हुई थी। तो इसमें बहुत सारे देखिए क्या है, बहुत सारे समझौते हुए हैं इसमें। 10,000 करोड़ की सहायता प्रदान करने की घोषणा हुई है इस अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्षों। ये और
इससे पूर्व 7 विभिन्न समझौते पे भी हस्ताक्षर हो चुके हैं। जैसे ये दिया है, खाद्य उत्पादों के लिए नियमन, प्रमाण पत्रों को मंजूरी और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, ये सब आप कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन आपको कुछ परियोजना योजना नाम पता होने जरूरी है ना। जैसे इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन अलग से हम लोगों ने जो बनाई है PDF उसमें दिए गए। तो मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्री में तो अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये जब तक पुराना हो जाएगा एग्जाम तक। तो मेंस के लिए भारत भूटान रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछता है पड़ोसियों से संबंधित। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान UNSDSN के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, अफगानिस्तान सबसे निम्न स्तर पे आता है, भारत का 126वां स्थान है खुशहाली के मामले में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है भारत की स्थिति देखनी है तो देखिए ये देख लीजिए, फिनलैंड टॉप पे है, डेनमार्क दूसरे पे है, आइसलैंड तीसरे पर है। आगे देखिए भारत 126वें पे है। पड़ोसी भारत और पड़ोसी देशों में देखिए भारत से बेहतर ये है, म्यांमार को भी इसमें भारत से बेहतर दिखाया इस वाले इंडेक्स में। और पाकिस्तान भी सोचिए इस तरीके से इसका क्रिटिसिज्म भी भारत सरकार ने किया है। तो ये अब देख सकते हैं 6 मानकों के आधार पर ये जारी किया जाता है। PCI, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प की स्वतंत्र, भ्रष्टाचार पर धारणा, ये सब शामिल है। लाई चिंग थे ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन है? लाई चिंग थे। ये ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं, इनको चुना गया है। और आपके लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका आपको पता होना चाहिए चीन के साथ क्या इसका इतिहास है और इसका लोकेशन वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। राष्ट्रपति कौन हुए निर्वाचित वो देख लीजिए बस। यात्रा पर्यटन सूचकांक 2024 जारी हुआ है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा जारी किया गया है। ये इस सूचकांक में देखिए अमेरिका को शीर्ष स्थान दिया गया, भारत को 39वां स्थान दिया गया। कौन सा? 39वां, 39वां, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें यात्रा पर्यटन सूचकांक में। और इसमें क्या है आपसे पूछेगा तो इतना ही पूछेगा। और देखिए शीर्ष देश कौन है? अमेरिका, स्पेन और जापान। अमेरिका जान लीजिए। बाकी देखिए माली सबसे नीचे है, भारत का 39वां है। और भारत पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति में है। यूरोपीय संघ ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री में तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से जब आप दिखाएं ना आप AI से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में, तो आप AI कानून को दिखा सकते हैं। यूरोपीय संघ के द्वारा पारित किया गया पहला AI कानून को मंजूरी दी है, ठीक है। 15 जून 2024 को ये AI को जानते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। और AI की क्या परिभाषा कैसे क्या वो हम लोग उसमें डेली डिस्कस करते हैं ना, वो आप लोग और देख लिया करिए। जो डेली एडिटोरियल और डेटा फैक्ट वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे देखिए इसमें क्या है, AI कानून से संबंधित है, उसके अनुप्रयोगों आदि को रेगुलेट करना है, किसी भी तरीके से गलत उपयोग उसका ना हो पाए, उसी से संबंधित बोला गया। बाकी चीज़ें डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंगू के नए टीके टैक 003 TAK 003 को WHO की मंजूरी दी है। क्या नाम है टीके का, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। टैक 003 इसको क्यू डंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? क्यू डंगा के नाम से, ये भी जान लीजिए आपको। तो ये इसमें इतना ही है इस वाले में। तो ये देख सकते हैं 2 खुराक इसमें दी जाएंगी, 3 महीने के अंतर पे दी जाएंगी। 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में ये प्रयोग की जाएगी, अनुशंसा की है WHO ने, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। नाम क्या है, नाम याद रख लीजिए। UAE द्वारा देखिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुभारंभ किया गया है। इसके द्वारा UAE के द्वारा किसको दिया जाएगा? जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अच्छा कार्य किया होगा उन लोगों को ये दिया जाएगा वीजा, ठीक है। तो ये किस देश से संबंधित है इतना याद रखिए, किनको दिया जाएगा वो याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण आदि में जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको दिया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए EU का एक पहला कानून हुआ है। देखिए यूरोपीय यूनियन से संबंधित 3 नए कानून पास किए हैं। 3 चीजें हैं। एक तो देखिए ये हो गया कानून महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, एक आपने अभी देखा था AI से संबंधित, वो भी इसी ने पास किया, एक आप स्टार्टिंग में देख चुके थे। तो ये 3 चीजें आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ये EU का पहला कानून है, ये जान लीजिए, बस इतना। और हर तरीके से इसमें कैसे क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM ने इसे जारी किया है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को। तो इसमें बोला गया है कि देखिए रिपोर्ट में कहा गया 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण जो रेमिटेंस होता है वो मिला है, ठीक है। तो रेमिटेंस $111 बिलियन से अधिक का मिला है भारत को। और शीर्ष स्थान पर भारत बना हुआ है ना, पहला स्थान भारत को है। दूसरा देखेंगे तो देखिए मैक्सिको को मिलता है ना, वो आगे इसमें दिया नहीं है। और ये देखिए ये है जो 1.8 करोड़ लोग अनुमानित हैं, कितने 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेशों में कार्यरत हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या भारतीय प्रवासियों की UAE में, फिर अमेरिका में, फिर आपके सऊदी अरब में। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप डालें तो ये पूछ सकते हैं। और देखिए 2022 में भारत टॉप पे है, फिर मैक्सिको है रेमिटेंस के मामले में, फिर चीन है। आगे ये रेमिटेंस का ये दिया भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस। बस शीर्ष याद कर लीजिए 2-3, और कुछ नहीं है इसमें याद करने। आगे देखिए आगे क्या है, आगे और कुछ नहीं है। रेमिटेंस के मामले में आता भी है तो 111 कहीं भी कोट कर सकते हैं। नाइजीरिया, नाम क्या है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का
पहला देश बन गया है। कौन है? नाइजीरिया बना है पहला देश। आगे देखते हैं, ये इसका नाम क्या रखा है? तो मैन 5CB, क्या नाम है? मैन 5CB रखा है इसका नाम, मैन 5CB। WHO ने इसे अनुशंसित किया है मेनिंजाइटिस को। तो मेनिंजाइटिस के देखिए 5 प्रकारों को से ये सुरक्षा देगा, जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, उनके 5 प्रकार होते हैं और 5 से ये सुरक्षा देगा। नाइजीरिया, अफ्रीका में 26 मेनिंजाइटिस हाइपर, ये ज़्यादातर ये प्रभावित है, इसीलिए यहाँ पे ये वैक्सीन की मंजूरी दी है। देखिए होता क्या है, ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण हो सकता है, जिससे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे इसमें गंभीर है। कौन सा? बैक्टीरिया वाला सबसे ज़्यादा गंभीर है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके आसपास की जो झिल्लियों में होने वाली खतरनाक सूजन होती है, यानी उनकी सूजन जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो झिल्लियां हैं उन पर आ जाती है, उसी से इससे संबंधित है। देखिए WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को संपूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा है। तो ये लक्ष्य आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, ये आपको सारे दे दिए जाएंगे। ओनली PCS टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए तो आपको सब मिल जाएंगे। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का WHO ने किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सम्मेलन हुआ था रोगी सुरक्षा पर 6वें वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। उसमें ये हुआ था चिली के सेंटियागो में। कहाँ पे हुआ था? चिली के सेंटियागो में, वहीं पे ये बोला गया है। ये चार्टर जो दिया है वहीं का है, और बाकी कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें विश्व के 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची जारी की है। इसमें देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वीं रैंक मिली है, बस ये जानिए। और इसमें देखिए टॉप पे कौन सा है? तो अटलांटा जो अमेरिका का है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है। और भारत का देख लिया IG। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी हुई है 2024, यानी WHO के द्वारा ये जारी की गई है हेपेटाइटिस रिपोर्ट। इसमें बोला गया कि जो भारत को रिपोर्ट में वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से जो हेपेटाइटिस B और C संक्रमण का सामना करने वाले देशों में रखा गया है। 187 देश से बीमारी के बोझ से आवश्यक वायरल और हेपेटाइटिस से ये क्या है प्रस्तुत करती है रिपोर्ट। 187 देशों को शामिल किया गया है इसमें, है ना। तो ये डेटा दिया गया है। अब आप इसमें प्री में तो देखिए नहीं पूछा जाएगा, आप मेंस में देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डालना हो। हालांकि ये ये देख सकते हैं, ये लक्ष्य जो है आप ये लक्ष्य याद कर लीजिए। WHO ने 2030 तक वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस की समाप्ति का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य प्री में भी पूछ सकता है और मेंस में भी कोट कर सकते हैं आप। हेपेटाइटिस क्या है वो जान लीजिए। यकृत यानी लीवर की सूजन संबंधी स्थिति को संदर्भित करता है। ये यकृत या लीवर में सूजन जो आ जाती है उसी को बोला जाता है। भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय या संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 जारी हुई है। ये लंदन स्थित QS इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ये जारी की जाती है ना। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग देखिए रैंक दिया गया है। रैंक वैश्विक स्तर पर 1559 संस्थान शामिल हुए थे। इनमें देखिए भारतीय जो 20वां है, ये याद रखिए टॉप वाला के JNU को, यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, JNU को 20वां रैंक इसमें मिला है। तो ये आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है एक ही। बाकी और देखिए इतना डिटेल में अभी से आप मत पढ़िए, और पूछा भी नहीं जाएगा। देखें तो चेन्नई में देख सकते हैं सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज को, जो दंत चिकित्सा अध्ययन की श्रेणी में 24वीं रैंक मिली है। और देखिए प्रबंधन के क्षेत्र में, व्यवसाय में IIM अहमदाबाद को शीर्ष 25 संस्थानों में जगह मिली है। तो ये सब आप शिक्षा वाले में डाल सकते हैं। भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में ये आप इनको दिखा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में देख सकते हैं IIT बॉम्बे है, और इस शीर्ष 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान में आते हैं। IIM अहमदाबाद हो गया, और बेंगलोर हो गया, IIM कलकत्ता, ये दिखाएं। और आर्ट एंड ह्यूमैनिटी संस्थान में ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, IIT बॉम्बे दिखाया है। लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन में एम्स नई दिल्ली वाला है। नेचुरल साइंस के 3 कौन से हैं? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाला है। एक एक याद कर लीजिए, काफ़ी है। सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में 3 कौन से? IIT दिल्ली है ना। अकादमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व का 4था बड़ा देश QS की रैंकिंग में दर्शाया गया है। तो ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है अकादमिक की दृष्टि से, और पूछा तो हालांकि नहीं जाएगा ये आपसे। आगे देखते हैं, देखिए ये दिया है डेटा 2017 से लेकर 22 तक के दौरान भारत में होने वाले शोध कार्यों में 54% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है। ये एक फ्रांस का NGO है, गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पेपर 2 और पेपर 5 में भी आप NGO के बारे में पढ़ते होंगे, पेपर 2 और 5 में, उसमें भी आप डालते होंगे NGO के कार्य आदि, ये आपसे प्रश्न मेंस में पूछा जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आप डाल सकते हैं NGO को, फ्रांस का है। ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित सूचकांक को जारी किया इसने। तो देखिए 180 देशों को शामिल किया, भारत का 159वां स्थान दिया गया। कौन सा? 159वां रैंक है भारत का इसमें। और अति गंभीर स्थिति दर्शाता है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। पिछली बार तो और स्थिति दयनीय थी, 161वां स्थान था। इस बार तो 2 अंक की इसमें सुधार हुआ है, 161 से 159 आ गया है, ठीक है। इसमें देखिए भारत के पड़ोसियों में केवल नेपाल के लिए ही सूचकांक ये अच्छा, ये छोड़ दीजिए। हालांकि इसका जो क्रिटिसिज्म काफ़ी हुआ है, ये आप चार्ट देख सकते हैं। भारत का 159वां, पाकिस्तान का अच्छा है, क्रिटिसिज्म इसका नहीं हुआ है, सॉरी। बाकी इसका ये देख सकते हैं, इनकी स्थिति भारत से बेहतर है, और ये भारत से स्थिति और निम्न है इनकी। आप इतना देख लीजिए। अगला देखिए, विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट 2024 जारी हुई है। सिपरी ने जारी की है रिपोर्ट। भारत देखिए विगत 5 वर्षों से 2019 से 23 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बना हुआ है, और दूसरा और तीसरा स्थान सऊदी अरब और कतर का बना हुआ है।
तो ये आप देख सकते हैं। और सर्वाधिक खर्च करने वाले 3 देश कौन से हैं इस पे, हथियारों पे और सेना पे? अमेरिका, चीन और रूस। और भारत क्या है, भारत इसमें चौथा स्थान रखता है खर्च के मामले में, है ना। और देखिए बहुत सारा दिया है इसमें डेटा, लेकिन ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है। अब पेपर पुराने उठाइए तो समझ जाएंगे क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या छोड़ना रहता है इसमें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना, पैराग्वे 100वां सदस्य बना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 सदस्य आपके पूरे हो गए हैं। 100वां कौन सा है? तो आपसे ये वाला पूछा जा सकता है, 100वां सदस्य। क्योंकि देखिए 50 जहां हो और सेंचुरी जहां लगे वो आप सतर्क हो जाइए, वहां से प्रश्न बनने का चांस रहता है। 100वां बना है पैराग्वे। ISA का गठन तो पता ही होगा, 2015 में पेरिस में आयोजित जो COP21 हुआ था उसमें इसका गठन किया था भारत फ्रांस ने मिलकर, तो ये आपको मालूम ही होगा। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जारी हुआ है, द इकोनॉमिस्ट द्वारा हुआ है, ब्रिटिश समाचार पत्र है, इसने ये जारी किया है लोकतंत्र सूचकांक। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला गया है कि देशों को इसमें पूर्ण लोकतंत्र से संबंधित है 167 देशों को शामिल किया गया है। भारत की 41वीं रैंक है इसमें, कौन सी है? 41वीं रैंक है। और पिछली 2022 में तो 46वीं थी, तो सुधार हुआ है लोकतंत्र में। शीर्ष स्थान पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन दिए हैं। सबसे निम्न है उत्तर कोरिया, फिर म्यांमार, फिर अफगानिस्तान। आगे देखते हैं, आगे देखिए चीन 148 में, चीन में वैसे ही तानाशाही है। इसमें बोला गया पूर्ण जो लोकतंत्र है वो 24 देशों में है, खामियों वाला लोकतंत्र है 50 में। भारत इसी स्थिति में आता है खामियों वाले लोकतंत्र में। हाइब्रिड लोकतंत्र 34 में और तानाशाही लोकतंत्र 59 में, ये बोला गया है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी की UAE और कतर की यात्रा, ये देखिए फरवरी में हुई थी, एग्जाम होते होते बहुत पुरानी हो जाएगी। तो ये इसमें एहलान मोदी जो भारतीय वहाँ प्रवासी रहते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें भाग लिया है मोदी जी ने उस समय। और अब देखिए बहुत कुछ बनने के लिए हो गया है, इतना पुराना आपसे नहीं पूछेगा। जो 10 समझौते भी हुए हैं, समझौते इस तरीके से, जैसे ये समझौता था रुपे कार्ड और जयवान वहाँ का UAE का कार्ड है, उनके जोड़ने को समझौता हुआ है। द्विपक्षीय निवेश समझौता भी हुआ है UAE के साथ। अब इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर का निवेश का रास्ता भारत के लिए खुल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं, है ना। काफ़ी पुराना हो जाएगा ये सब। यहाँ देखिए यहाँ पे एक मंदिर का भी, ये श्री बोगाच सनवाजी, क्या नाम है, बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा यहाँ ये एक मंदिर का भी निर्माण किया गया था, उसमें भी गए थे, उसके उद्घाटन में भी। तो ये आप डाल सकते हैं इस मंदिर के उसमें, है ना। तो ये सहिष्णुता के उदाहरण में भी आप इसे दे सकते हैं कि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का निर्माण, इस तरीके से ये डाल सकते हैं। कतर की यात्रा हुई है, ये भी फरवरी में हुई है। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो आपको ज़रूरी नहीं है ये, है ना। और कोई नहीं है इसमें। अब सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था 2024 दुबई UAE में, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा भी लिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग पर ये गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। और देखिए और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद 9 से 10 फरवरी के बीच में, ये याद रखिए। 7वां कहाँ हुआ है? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के। अब आपको क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन उठानी है, पर्थ देखना है, आसपास की चीज़ें देखनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास से चीज़ें देखिए, पापुआ न्यू गिनी और ऊपर से साउथ ईस्ट एशिया से बहुत कुछ बनते हैं प्रश्न, तो ये सब आपको देख लेने हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर इस सम्मेलन में शामिल हुए थे और इसका देखिए 2 दिवसीय था। इसका विषय था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी हिंद महासागर पे आए तो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी किया। 180 देशों को शामिल किया गया। इसमें भ्रष्टाचार के स्तरों को दिखाया जाता है और इसमें देखिए क्या क्या दिया है, वो सीधा रैंक पे आ जाइए। डेनमार्क सबसे टॉप पे है, फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है। तो देखिए भारत का स्थिति क्या है इसमें, वो देख लीजिए। तो भारत की स्थिति है वो कितनी है, इसमें कहाँ दी गई है। भारत जो समग्र रूप से स्कोर दिया है तो, लेकिन 76वें स्थान पे रखा गया, चीन है ये। और आप इधर देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं 93वें स्थान पे आ गया है। पहले 85वां था पहले 2022 में, अब कौन सा 93वां हो गया है। तो ये आप कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। और आप इसमें देखना हो तो थोड़ा सा पढ़ना हो तो मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं है खास, बाकी सब यही दिखाया है, कौन नीचे कौन ऊपर है। सोमालिया सबसे नीचे दिया गया है, भारत का 93वां है। कौन सा है देख लीजिए एक बार, और 93वां स्थान है। आगे देखते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ये टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में क्या है, 387 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, ट्रैफिक के बारे में बताया गया है। लंदन अभी दुनिया का सबसे धीमा शहर बना हुआ है। कौन सा? लंदन। तो ये धीमा और उससे संबंधित है आपसे, हालांकि इससे नहीं पूछा जाता है। अब देखिए ये है सिटी सेंटर रैंकिंग में, देखिए क्या है शामिल देश। नंबर 1 पे लंदन UK, डबलिन दूसरे पे है। भारत का देखिए कुछ शामिल है तो कुछ, भारत का पुणे शामिल है, बेंगलुरु शामिल है, 2 ये 6ठे 7वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नई दिल्ली 44वें पे, मुंबई 54वें पे है। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है ये याद रखिए, किसने भाग लिया वो जान लीजिए। और ये इसका इतिहास क्या है थोड़ा वो भी देख सकते हैं। ये देखिए कंपाला में हुआ था, उगांडा की राजधानी है कंपाला,
इसका मैप पे लोकेशन देख लीजिएगा, सीधा मैप देखना है आपको। और देखिए इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, है ना। और इसकी देखिए अध्यक्षता की थी उगांडा के राष्ट्रपति हैं युवेरी मुसेवेनी। कंपाला घोषणा पत्र इसमें जारी किया गया, ठीक है। यही था 2023 तक इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के पास थी। अब 18वां जो है बाकू में, ये सब पुराना हो चुका है। अभी याद रखिए इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था इसमें, तो इतना याद हो गया आपको। विकासशील देशों का गठबंधन है नेम, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। 120 सदस्य देश हैं, पर्यवेक्षक 17 हैं देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन भी हैं, तो ये जानते रहिए। कार्बो बर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है। कौन है? कार्बे बर्डे। WHO ने ऐसी घोषणा कर दी है, मलेरिया मुक्त हो चुका है ये, तो ये आप बस इतना जानते रहिए, ये मलेरिया मुक्त हुआ है अभी, ठीक है। क्षेत्र है ये कार्बे बर्डे, तो ये आप देख सकते हैं मलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। अब देखिए ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन चुका है। 1 जनवरी 2024 की न्यूज़ थी, तो ये रूसी राष्ट्रपति ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी और इसी दिन ब्रिक्स के नए 5 सदस्य शामिल हुए थे। कुल संख्या 10 हो गई। कौन कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य ये शामिल हुए। नाम जानते रहिए, टोटल 10 हो चुके हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से ये 6 देश शामिल हुए थे, जिसमें से एक हट गया था। कौन सा था? वो था अर्जेंटीना, उसने मना कर दिया था कि हमें शामिल नहीं होना है। ब्रिक्स समूह देखिए सितंबर 2006 में इसकी स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो ये ब्रिक था, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। दक्षिण अफ्रीका जुड़ा है 2010 में, है ना, तब से ये ब्रिक्स हो गया है। और इसका देखिए जो अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है कजान रूस में इसका, तो ये अब से पूछा जा सकता है उस समय कहाँ प्रस्तावित है। अगला शिखर सम्मेलन रूस के कजान में अक्टूबर 2024 में। इसकी थीम क्या होगी? तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ये इसकी थीम होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आज का वीडियो इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी वीडियो इस तरीके से बनाए जाएँ और भी क्या बदलाव किए जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ये चीज़ को। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।